सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यूपी स्पेशल को पढ़ रहे हैं और ये यूपी पीसीएस आरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने लास्ट टाइम करंट अफेयर्स और मैगजीन सारी कवर करी थी। आज हम लोग जो यूपी से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके बनता है वो पोर्शन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये 30 to 40 मिनट्स का ये जो है लेक्चर्स होगा हमारा, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में और आरओ आपका जो जुलाई में लगा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें एक पार्टिकुलर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जगह जो प्लेसेस को लेके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे चुनारगढ़। और चुनारगढ़ जो है ये आपके एग्ज़ाम में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट से ये रिलेट करेगा। तो चुनारगढ़ बेसिकली कहाँ पर है? ये ईस्ट यूपी में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। और यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडप, 52 खंभा और घड़ी, सौर घड़ी यहाँ पर मिलेगी। भृतहर की समाधि भी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, जिसको अनूप वेदिका कहते हैं। ये सब कुछ विरासतें जो चुनारगढ़ में आपको मिलेंगी, ठीक है। सारनाथ, वी ऑल नो दैट कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जो है ये सिचुएटेड है, और जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 अपने ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसका एक अन्य नाम जो बौद्ध साहित्य में मिलता है, जिसको ऋषपत्तन भी कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा लखनऊ के बारे में जानते हैं, है ना। लखनऊ जो कि अपने अमूर्त विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 1775 में नवाब आसिफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ जो है इसको ट्रांसफ़र करी थी, और आगे इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट हार्डकोर्ट बटलर ने भी इसके विकास में काफ़ी योगदान दिया। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान 2006 के अकॉर्डिंग महानगर के लगभग 50% भूभाग पर रिहायशी क्षेत्र आपको मिलेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। और दयाल बाग के बारे में देखें तो दयाल बाग आगरा स्थित दयाल बाग जो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। कलिंजर जो किला है, कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है, और बुंदेलखंड का ये एक ऐतिहासिक व एक सामरिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका हो जाता है। प्राचीन काल में ये जेजाक भुक्ति साम्राज्य के अधीन था, ठीक है। 1569 में अकबर के इस किले को जीत लिया अकबर ने, और बीरबल को इसको गिफ्ट कर दिया था। अकबर ने 1569 में इसको जीता और बीरबल को इसको जो है आपको गिफ्ट कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश दिवस के अगर बारे में बात करें थोड़ा सा, तो यूपी डे जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 में उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत कहा जाता था, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। अब प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में पहली बार प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाया था। यूपी दिवस मनाने का प्रस्ताव जो है वो राज्यपाल राम नाईक ने दिया था। अब बात करें मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की, तो ये लखनऊ में स्थित है। ये 1957 में मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा खोला गया था। महेश वाल्मीकि आश्रम देखें तो ये बिठूर में स्थित है। बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है। और कुछ और टेम्पल्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। भारत माता मंदिर, ये वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त व शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा 1936 में किया गया था। तो अगर इतनी बड़ी पर्सनालिटी महात्मा गांधी जी ने इसको 1936 में स्टार्ट करा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये करंट के जो है अप्रोच में ज़्यादा जो है रोल प्ले करता है। भारत कला भवन अगर देखें तो ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में सिचुएटेड है, और चित्रकला के विकास में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो भी लाइव हैं, ठीक है, वो इसको शेयर करें, और जो आफ्टर मतलब अपलोड होने के बाद जो देख रहे हैं वो लोग भी शेयर करें। और आप इसको 1.5x पे लगा के देख सकते हैं, जिससे आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। अल्फ्रेड पार्क, वी ऑल नो दैट, ये प्रयागराज में स्थित है, और इसी पार्क में ब्रिटिश पुलिस एवं चंद्रशेखर आज़ाद के मध्य मुठभेड़ हुई थी। जब चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल में एक ही गोली बची थी, तो ब्रिटिश पुलिस द्वारा जिंदा न पकड़े जाने के लिए उन्होंने अपनी कनपटी पर गोली दाग दी और शहीद हो गए। अल्फ्रेड पार्क पूछा जा सकता है कि प्रयागराज में है, ठीक है।
और नेक्स्ट देखें, सरधना बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरघना में करवाया और इनके पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे। इन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान करी। अपनी पति के मृत्यु के पश्चात बेगम समरू सरघना को यहाँ की शासिका बनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जो है पहुंचते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो अंग्रेजों ने 1780 में बनारस के शासक राजा चेत सिंह की अधीनता के लिए बाध्य किया। सुजाउद्दौला के बाद आसफउद्दौला और उसके बाद में 1797 में उसके भाई सआदत अली को अवध का नवाब बनाया गया। सआदत अली जो है 1801 में इन्होंने सुरक्षा की गारंटी के बदले अंग्रेजों को प्रयागराज, गोरखपुर, रुहेलखंड, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, एटा और दक्षिण मिर्जापुर का कुमायूं का क्षेत्र जो है गिफ्ट कर दिया था या सौंप दिया था। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में मराठों को पराजित किया और अलीगढ़, मेरठ, आगरा, बांदा, हमीरपुर, जालौन और आसपास के जो समूचे क्षेत्रफल पर अपना अधिकार कर लिया। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो यूपी से रिलेटेड जो एग्जाम्स है, जैसे यूपी पेट आप दे रहे हैं, फिर उसके बाद में आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, तो उसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है और स्टैटिक जीके के तौर पर इसको देख सकते हैं हम लोग। यूपी का संपूर्ण क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। यहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। 1833 में इस क्षेत्र को आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में अलग पहचान मिली और यहाँ पर एक अलग गवर्नर को अपॉइंट किया गया। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, वी ऑल नो दैट बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जहां पर अंग्रेजों ने अपना पॉलिटिकल इंटरवीन करना शुरू करा इंडियन पॉलिटिक्स में। इसके पहले मुगल डायनेस्टी जो कि रूल कर रही थी, है ना, आप देखें तो 1600 में अंग्रेज जब आए थे स्टार्टिंग में भारत में, उस समय जहांगीर का रूल हुआ करता था और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इनवाइट क्या करा था उनको। कैप्टन हॉकिंस आया था और उसने जो है ये कहा था कि हमको यहाँ पर फैक्ट्री ओपन करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करते हैं। नेक्स्ट देखें तो बरेली और मेरठ के उत्तर भाग में पठान सरदार नाजिब खान का राज्य है। मेरठ तथा द्वाब क्षेत्र क्या होता है बेसिकली, आप देखो तो जो जैसे कोई नदी है, ठीक है, कोई रिवर है, तो दो रिवर है, ठीक है, उसके बीच का जो लैंड एरिया है तो वो काफ़ी फर्टाइल होता है। क्यों फर्टाइल होता है? बिकॉज ऑफ द रीज़न वहाँ से जो सॉइल इरोजन है और या कह सकते हैं कि एक तरह से जो सेडिमेंट्स डिपोजिशन है, नदियों में बाढ़ आती है तो सेडिमेंट डिपोजिशन होता है, तो उससे क्या होता है कि वो लैंड बहुत फर्टाइल हो जाता है। तो दोआब क्षेत्र जो है काफ़ी फर्टाइल लैंड है और यहाँ पर एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इसको लेके इतिहास में काफ़ी ज़्यादा रायचूर का जैसे दोआब होता है। आप देखें पंजाब में जो है क्यों कहा जाता है पंजाब, पंज मतलब 5 होता है, आब मिस होता है पानी, मतलब जहाँ पर आप देखो 5 नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, सतलज, सिंधु, है ना, ये सारी जो रिवर हैं वहाँ पर फ्लो होती है। तो काफ़ी आप देखो तो फर्टाइल लैंड हो जाता है, ठीक है। तो यानी वहाँ पर 5 नदियों का समूह, इसलिए उसको पंजाब कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोआब क्षेत्र है रोहेलखंड में। रोहेल शासक रहमत खां का यहाँ पर राज्य था। और आगे अगर हम देखें तो दोआब क्षेत्र में फर्रुखाबाद के नवाब जो थे उनका भी दोआब क्षेत्र पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले करा और एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से उन्होंने देखा। प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी, श्रावस्ती जिलों पर अवध के नवाब सुजाउद्दौला का शासन था। बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट आदि जिलों पर मराठों का राज्य था, ठीक है। अब किसान आंदोलनों पे देखें तो जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एक फार्मर जो मूवमेंट कर रहे थे, तो उसमें एक किसान सभा बनाई गई 1857 के रिवॉल्ट के बाद में। इस पर नियंत्रण पा लेने के बाद अंग्रेजों ने अवध के तालुकदारों को भूमि लौटा दी, उन पर किसानों से अधिक लगान वसूली के लिए दबाव बनाया। इसी परिप्रेक्ष्य में मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी की प्रेरणा से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। प्रतापगढ़, इलाहाबाद व जौनपुर इस आंदोलन के केंद्र है। झिंगुरी पाल सिंह व दुर्गपाल के बाद बाबा रामचंद्र ने इसे विस्तार देने का कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू व गौरी शंकर मिश्र जैसे नेताओं को इनका सहयोग प्राप्त था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट में आप केंद्र क्या था?
भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे और ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन थे। लखनऊ से कौन लड़ रहा था, बेगम हजरत महल लड़ रही थी और इनका पुत्र जो था बिरजिस कादिर, जो कि बहुत ही अल्प आयु का था, और यहाँ से कॉलिन कैंपेबल जो है लड़ रहे थे। आप कभी भी लखनऊ में रेजिडेंसी में आप जाएं घूमने, तो वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर दीवालों पर बहुत सारे तोप के निशान आपको दिखेंगे, और वहाँ पर जो है म्यूजियम्स भी बना हुआ है, जहाँ पर 1857 की रिवॉल्ट की कुछ झांकियाँ आपको मिल जाएंगी। जो लोग इतिहास पढ़ते हैं वो कहीं पर भी जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हुआ, जोग्राफिकल प्लेस हुआ, तो उसको उस निगाह से देखते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो रेजिडेंसी हो गया, फिर और भी बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, ये 1857 की रिवॉल्ट की दास्ता को बयां करते हैं। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे लड़ रहे थे, और यहाँ पर जो इसके लीडर थे, ब्रिटिश लीडर थे, वो जनरल हैवलॉक थे। झांसी से वी ऑल नो दैट रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, और इनको काउंटर कौन कर रहा था, जनरल ह्यूरोज कर रहे थे। प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली लड़ रहे थे, भारतीय जो नेतृत्व करता थे, और ब्रिटिश कौन था, कर्नल नील थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहे थे, कर्नल नील यहाँ से भी लड़ रहे थे। बरेली से खान बहादुर खान, और ब्रिटिश जो अधिकारी था वो कोलिन कैंपेबल था। मथुरा से देवी सिंह, और यहाँ पर भी कर्नल नील थे। कालपी से तात्या टोपे, यहाँ पर भी कर्नल नील थे। ठीक है, गोरखपुर से गजाधर सिंह, यहाँ पर भी कर्नल नील आपको दिखेंगे। ठीक है, 1920 में देश में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में स्टार्ट किया गया। मतभेद होने पर बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा नाम से अलग संगठन बना लिया। दिसंबर 1920 में अयोध्या में आयोजित रैली में 1 लाख किसानों ने भाग लिया। 1921 के मध्य तक किसान सभा का प्रभाव खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करें एका आंदोलन। लगान में अत्यधिक वृद्धि व वसूली में उत्पीड़न को लेकर मदारी पासी व सहदेव के नेतृत्व में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, हरदोई, बहराइच, यहाँ पर किसानों ने एका आंदोलन को शुरू किया। 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित होने के साथ ही ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व करा। ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। 1875 में सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। क्लियर? अब यहां पर आगे बात करें तो देवबंद आंदोलन मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक, नैतिकतापूर्ण और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1866 से 67 ईस्वी तक इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका मुख्य केंद्र सहारनपुर जनपद के अंतर्गत देवबंद था। इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद में इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसे की स्थापना करी। शिक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक नेता तैयार कर मुस्लिम समाज का धार्मिक और नैतिक पुनरुद्धार करना था। देवबंद ने भारत पर विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। देवबंद भारत पर विदेशी शासन जिहाद का और सैयद अहमद द्वारा चलाए गए अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के प्रबल समर्थक शिवली नुमानी ने 1804 से 5 में लखनऊ में दारुल उलूम तशा नदवतुल उलमा की स्थापना करी। तो ये कुछ मुस्लिम आंदोलन थे। अब अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हुए, कुछ इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हुए। इसका स्थान क्या था और अध्यक्ष कौन थे? तो 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल अध्यक्ष बनाए गए। 1885 में वी ऑल नो दैट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, 1899 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1892 वाला W.C. बनर्जी कर रहे थे। 1899 में लखनऊ में हुआ, रोमेश चंद्र दत्त कर रहे थे। 1905 में बनारस में हुआ, और 1905 में एक और इम्पॉर्टेंट है, बंगाल में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। 1910 में इलाहाबाद में हुआ, सर विलियम
बेडरबर्न थे। 1916 में लखनऊ में हुआ अंबिका चरण मजूमदार थे। 1925 में कानपुर में हुआ सरोजनी नायडू थी यहाँ पर। 1935 में लखनऊ में फिर हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। 1946 में मेरठ में हुआ, आचार्य जेबी कृपलानी जो है कर रहे थे अध्यक्षता। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल चीज़ें देख लें। फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? अकबर के द्वारा। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। आगरा सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया। जामा मस्जिद को पूरा कौन करा रहा है? इल्तुतमिश करा रहे हैं। कनक भवन कहाँ पर है? अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग बांदा में है। देवा शरीफ कहाँ पर है? ये बाराबंकी में है। ठीक है, 84 गुंबद जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में है। ठीक है, अब और भी कुछ देखें तो निर्यात के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो केंद्र है, सेंटर है, उनको देखेंगे तो आगरा, खुर्जा, बुलंदशहर, मेरठ निर्यात विकास केंद्र, जबकि प्रयागराज यूपी का निर्यात विकास केंद्र नहीं है। दीनदयाल हस्तकला संकुल, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में स्थित है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी। स्टॉक एक्सचेंज उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में घोषणा की कि ग्रेटर नोएडा में यूपी का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र न केवल राज्य में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खोलेगा और राज्य तथा अन्य जगहों पर आईटी व्यवसाय को सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, कृषि श्रम उत्पादकता, यूपी में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिससे कम श्रम से अधिकाधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्र कृषि श्रम उत्पादकता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये एरियाज। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात क्रमशः मध्य पूर्वी और सबसे कम बुंदेलखंड में कृषि